Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some subjective type, especially essay type question answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy। इसमें हम लोग ऐसे टाइप में पहला क्वेश्चन डील कर रहे थे जिसमें जैक का कैरेक्टर अगर पूछ दे। जैक का कैरेक्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैक इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। जैक इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है और प्रीवियस वीडियो में ही मैंने डिस्कस किया था कि जैक का जो कैरेक्टर स्केच है पूरे कहानी में, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट फीचर है जैक का स्टोरी टेलिंग। पूरा कहानी तो उसी पर आधारित है, जैक का स्टोरी टेलिंग। तो जैक स्टोरी टेलर के रूप में, कहानी सुनाने वाले के रूप में, अब किसको सुनाता था वो कहानी? तो अपनी बेटी जो को सुनाता था। तो क्वेश्चन में स्टोरी टेलर ये वर्ड भी अगर ऐड कर दे और स्टोरी टेलर वर्ड से कोई भी ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछ दे इस चैप्टर से, तो उसका वर्ड लिमिट के अनुसार मैं आपको जो यहाँ सैम्पल आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, 5 पैराग्राफ मान लो मैंने डिस्कस किया, तो मैंने ना तुमको 200 शब्दों तक मान लो बता दिया। अब मेरा बताया हुआ हर एक पॉइंट याद रह जाए ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा बात याद रह पाओ वर्ड्स, तो स्टोरी टेलर के रूप में जैक कैसा पर्सन था उसके बारे में अलग से भी लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि फिर उसको हम यहीं से शुरू करें, इसी पैराग्राफ से शुरू करें अपना आंसर क्योंकि स्टोरी टेलर पूछ दिया, ये ज़रूरी नहीं है। अगर 100+ वर्ड्स का है वर्ड लिमिट, 150 वर्ड्स का है, तो ये जो इसके ऊपर का जो पैराग्राफ्स डिस्कस किए हैं इसी आंसर में, ये पैराग्राफ्स भी आपको लिखने पड़ेंगे। आंसर का एक बैकग्राउंड तैयार करना बोला जाता है उसको। आंसर में कीवर्ड्स या की सेंटेंसेस तो बहुत कम होते हैं, लेकिन उन्हीं कीवर्ड्स और की सेंटेंसेस के लिए बैकग्राउंड तैयार करना, ये लॉन्ग टाइप आंसर में
स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। मतलब स्टोरी टेलर के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं ये कैरेक्टर स्केच ऑफ जैक है ना, इसी में ऐड कर दिया या बिना ऐड किए कहानी दिया ही नहीं, ये क्वेश्चन दिया ही नहीं या बोल दिया डिस्क्राइब जैक एज ए स्टोरी टेलर, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को फिर सिर्फ यहाँ स्टोरी टेलर वाला पैराग्राफ से शुरू करना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऊपर के पैराग्राफ्स भी हम लोग लिखेंगे। ये पैराग्राफ्स भूमिका है, इंट्रोडक्शन है। जैक एज अ पर्सन, जैक एज अ मेल मतलब मैन, जैक एज अ फादर, जैक एज अ हस्बैंड, इन सब चीज़ों में वो कैसा था वो बताना भी ज़रूरी है। ये बताने से पहले कि एज अ स्टोरी टेलर जैक कैसा था, तो ये नहीं घबराना, ये नहीं कंफ्यूज करना कि सर अगर स्टोरी टेलर वाला ही दे दिया क्वेश्चन और 150 से 200 शब्दों में दे दिया सर, तो क्या सिर्फ यही पैराग्राफ हमारे काम आएगा? ये वाला नहीं, इसके ऊपर के पैराग्राफ्स भी काम आएंगे। एक तो वर्ड लिमिट को पूरा करने में और दूसरा बैकग्राउंड क्रिएट करने में। उसके बाद फिर स्टोरी टेलर के रूप में जैक कैसा था ये मैंने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि एक स्टोरी टेलर के रूप में जैक का जो स्टाइल था वो उससे क्या एक्सप्रेस होता है, ये कीवर्ड्स हैं कि वो स्टोरी टेलिंग के कला में, कला कैसी थी उसकी, ठीक है, ये हिज आर्ट। दूसरा उसका विजडम, उसका इंटेलिजेंस और उसका कनिंगनेस कैसा था एज ए स्टोरी टेलर। He was a good artist. He has wisdom, he has intelligence, and he has cunningness also as a storyteller. तो स्टोरी टेलर वर्ड से अगर क्वेश्चन आया है तो पता है टीचर कौन सा वर्ड्स खोजेगा, ये वर्ड्स खोजेगा, ये वर्ड्स खोजेगा अगर स्टोरी टेलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा तो। जैक एज ए स्टोरी टेलर, कुछ भी पूछे, ये कीवर्ड्स हैं। इसमें आर्ट है, याद रखना आसान तुम्हारे लिए, विजडम भी आसान है, इंटेलिजेंस भी आसान है। एक खाली ये वर्ड कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, कनिंगनेस। और कनिंगनेस का मतलब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वैसे अगर नॉर्मली देखोगे तुम तो ना एक एनिमल होता है ना, लोमड़ी, लोमड़ी सुने होगा, उसके बारे में ये वर्ड यूज किया जाता है, कनिंग होते हैं वो, चालाक होते हैं। लेकिन आम तौर पे
कनिंगनेस वर्ड, ये दोनों वर्ड धूर्तता और कपट, ये दोनों वर्ड मीनिंग्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग ये कनिंग वर्ड या कनिंगनेस जो है ये नेगेटिव सेंस भी प्रेजेंट करता है। आर्ट पॉजिटिव है, विजडम पॉजिटिव है, इंटेलिजेंस पॉजिटिव है, बट कनिंगनेस बहुत जगह नेगेटिव सेंस लेकर के आता है। तो वो 4 वर्ड जो हैं आर्ट, विजडम, इंटेलिजेंस एंड कनिंगनेस, ये जैक का स्टोरी टेलिंग के बारे में आंसर लिख रहे हैं। तो ये 4 वर्ड देखना पसंद करेगा और खोजेगा, ढूंढेगा, सर्च करेगा टीचर कि ये 4 वर्ड्स कहाँ हैं इसके आंसर में। फिर लिखा गया उसके स्टोरी टेलर, एज ए स्टोरी टेलर उसके बारे में लिखा गया कि जैक जो था उसमें ये कला थी, जैक पोजेसेस द आर्ट। अब पोजेस वर्ड का स्पेलिंग में अगर आपको दिक्कत हो तो एकदम आसानी से हैज़ हैव वर्ड यूज़ कर सकते हो। उसके पास था वो कला, कौन सी कला? ऑफ क्रिएटिंग डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द लिसनर। अब डिजायर्ड इफेक्ट मतलब क्या हुआ? डिज़ायर मतलब जो चाहते हैं, इच्छा है, इफेक्ट मतलब प्रभाव। तो जैक का स्टोरी टेलिंग का आर्ट में वो इतना सक्सेसफुल है कि कहानी सुनाते वक्त कहानी में जिस जगह पर जो इफ़ेक्ट, जो प्रभाव लाने का कोशिश करता है जैक, वो उसमें बिल्कुल सफल होता है। और लिसनर वर्ड यहाँ जो के लिए, क्योंकि जो को ही कहानी वो सुनाया करता था। तो पहला तो ये 4 वर्ड्स, दूसरा ये जैक हैव द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द लिसनर। उसके आगे उसका कहानी सुनाने का और कहानी के अनुसार एक्ट करने का मतलब है ना फिजिकल मूवमेंट भी और फेशियल एक्सप्रेशन भी, ये दोनों एक्ट वर्ड में आ गए। एक्ट, स्पीक मतलब तो जानते हो, नरेट करना, बोलना। तो उसका जो नरेशन था और जो उसका मतलब फिज़िकल एक्टिविटी जैसे वो करता था नरेट करते वक्त, और जो फेशियल एक्सप्रेशंस रहते थे वो अभी तक सोचो कि 2-2.5 साल से वो कामयाब है। और इस स्टोरी में भी कई जगह ये बात टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, बहुत सारे सेंटेंसेस में, कि जैक जिस तरह से कहानी सुना रहा था, जो का इंटरेस्ट कहानी में बढ़ता जा रहा था। मतलब वो कहानी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता था ताकि सुनने वाले का इंटरेस्ट, इंटैक्ट वर्ड एक यूज़ किए हैं, बना रहे। उसके लिए इन हाइफन दे दिए, टैक्ट,
मतलब बना रहे। फिर जितने कैरेक्टर्स थे जैक के स्टोरी में, उन सारे कैरेक्टर्स को वो इमिटेट करने में एक्सपर्ट था। मतलब सभी कैरेक्टर को एक ही तरीके से नहीं बताता था। मैंने पहले भी समझाया था आपको कि कैरेक्टर के अनुसार वो अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज करता था, ठीक है, और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज करता था, और सभी कैरेक्टर्स का इमिटेटिंग का आर्ट, मतलब उनका नकल करने का जो कला था उसमें वो बहुत परफेक्ट था। ही इज़ परफेक्ट। अगर रॉजर चाइल्ड, मतलब रॉजर, बेबी रॉजर के बारे में बात करता था कहानी में, क्योंकि हर कहानी में रॉजर रहता था, तो आवाज़ भी बच्चों जैसे निकालने की कोशिश करता था। शारीरिक हाव भाव, चेहरे का हाव भाव, ये सब भी बच्चों जैसा बदल लेता था। जब आउल का कैरेक्टर में आता था, बताता था, तो बूढ़ा आउल का कैरेक्टर में उसका आवाज़ अलग निकालता था। उसके बाद विजार्ड, जादूगर के कैरेक्टर में आता था, तो उसका आवाज़ वो अलग निकालता था। इरिटेबल वॉइस लिखा गया है, ये लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा, और ये बात उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी कि सारे कैरेक्टर्स को का नकल करने में सबसे मज़ा जैक को किस कैरेक्टर का नकल करने में आता था? विजार्ड। फेवरेट कौन था? विजार्ड। और ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि विजार्ड क्यों फेवरेट था उसका। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि उसको लगता था जैक को कि विजार्ड का जो वॉइस है ना, ओल्ड और इरिटेबल वॉइस, वो उसको सूट करता है, इसीलिए उसका फेवरेट था विजार्ड। वो कहानी को जब नरेट करता था तो सिचुएशन के अनुसार पेस का मतलब क्या होता है? स्पीड एंड टोन, ये वो ओकेज़न के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वो चेंज करता था। मतलब जहाँ स्लो करना है कहानी को, थोड़ा उत्सुकता लाने के लिए लिसनर का, वहाँ थोड़ा स्लो करता था। जहाँ थोड़ा धीरे धीरे सीक्रेट वाला बात बोलना है, तो वहाँ सचमुच में सीक्रेट वाला बात जैसा धीरे धीरे बोलता था। ये सब वो करता था। कहानी का पेस और टोन वो मेंटेन करता था, और अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस के द्वारा, वो अपने द्वारा इन्वेंट किए गए लगभग सारे कैरेक्टर्स को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्रेस करता था। तो अगर ऑन द होल अगर पूछा जाए कि कैसा था स्टोरी टेलिंग के आर्ट में, तो पहले तो मतलब फर्स्ट हैंड जो आंसर देंगे वो तो पॉजिटिव देंगे कि ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। ऐसा नहीं है कि कमी नहीं था, बहुत सारी कमियां थीं उसके स्टोरी टेलिंग में,
लेकिन उन कमियों के बावजूद उनको नज़रअंदाज किया जा सकता है क्योंकि खूबियाँ ज़्यादा थी स्टोरी टेलर के रूप में उसके पास। तो नेगेटिव हम नहीं लिखे हैं, पॉजिटिव दिए हैं एज अ स्टोरी टेलर। अब इस कहानी का इस क्वेश्चन का जो हम लोग क्वेश्चन इससे टाइप कर रहे थे, कैरेक्टर स्केच ऑफ जैक, उसका लास्ट पैराग्राफ में आ गए हम। देखो यहाँ इसके पहले एज ए स्टोरी टेलर, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ, ये यहाँ से यहाँ तक। अभी लास्ट पैराग्राफ में क्या डिस्कस किए हैं, जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे वो लोग याद कीजिए कि जैक को इस स्टोरी में एक जगह ऐसा फील होता है कि वो बहुत अगली पोजीशन में फंस गया है, मतलब बहुत बुरे पोजीशन में फंस गया है। यहाँ लिखा हुआ है, देखो, caught in an ugly middle position। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये वाला इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या आंसर्स में ये बातें डिस्कस किया है मैंने, कि जैक को एक समय ऐसा लगता है जैसे वो फंस गया है, फंस गया है, अगली मिडिल पोजीशन। अब अगली का तो ऐसे मतलब होता है कुरूप, मतलब बदसूरत, लेकिन यहाँ बदसूरत का मतलब है मुश्किल परिस्थिति में फंस गया था जैक, फिजिकली भी, इमोशनली भी और मेंटली भी। ये कंक्लूज़न कर रहे हैं हम अपने लॉन्ग आंसर का। कंक्लूज़न कि जैक feels caught in an ugly middle position, physically, emotionally as well as mentally। अब उसी को एक्सप्लेन किए हैं। He did not like women to take anything for granted। अब ये बात बहुत बार आया है पिछले आंसर्स में भी, और शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था कि जैक को पसंद नहीं था विमेन, यहाँ टेक्स्ट बुक में यूज़ किया था, लेकिन यहाँ वो जो रिप्रेजेंट कर रही है, महिलाओं के बारे में बोल रहा है ना, लेकिन यहाँ जो है उसको ये पसंद नहीं था कि उसके बताए गए किसी चीज़ को ग्रांटेड लिया जाए। ये ग्रांटेड वर्ड मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है कहीं से भी तो ग्रांटेड वर्ड आपको भी मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो डिस्कशन में देखिए, मेरा चैप्टर का डिस्कशन में ग्रांटेड वर्ड बहुत बार और बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस किए। यहाँ पे भी लिख दिए हैं। ग्रांटेड का यहाँ मतलब है टू एक्सपेक्ट समथिंग ऑलवेज टू हैपन। जिसे मैंने कभी कभी बोला है, आगे का बात का अंदाज़ा लगा लेना। टू एक्सपेक्ट समथिंग ऑलवेज टू हैपन, जो हर बार होता है तो उस चीज़ को एक्सपेक्ट कर लेना अपने से, यही बात ग्रांटेड कहलाता है। और ये जैक को पसंद था नहीं था, ठीक है। और यहाँ लिखा है टू द एक्सटेंट। अब ये देखो, ये जो वर्ड्स है ना ब्रैकेट में, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया ना। आप ग्रांटेड वर्ड अगर यूज़ कर सकते हैं तो फिर आप ये ब्रैकेट वाला
टीचर को नहीं ना समझाइएगा, तो कॉमा दे करके फिर यहाँ आ जाएंगे कि वो जैक जो था कैरेक्टर वाइज ऐसा था कि कोई उसकी बातों को जब वो स्टोरी टेलिंग कर रहा हो तो उसकी बातों को एक्सपेक्ट कर ले कि एक निश्चित तरीके से ही आगे जा कर के ये ख़त्म होने वाला है, इन अ पार्टिकुलर वे। ये बात जैक को पसंद बिल्कुल नहीं थी, और कहाँ मतलब किस कदर पसंद नहीं था उसका यहाँ हम एक चीज़ ऐड किए नया। टू द एक्सटेंट, अब एक्सटेंट का मतलब होता है लिमिट, टू द लिमिट दैट ही एक्सटेंड, अब यहाँ एक्सटेंट है और यहाँ एक्सटेंड है, देख लेना, यहाँ टी है यहाँ डी है, तो एक्सटेंट का मतलब बताएं लिमिट, लेकिन एक्सटेंड का मतलब हो गया बढ़ाना, खींचना, कंटिन्यू करना। तो वो मतलब इतना बुरा लगता था उसको जब उसके बातों को कोई ग्रांटेड लेता था, गेस कर लेता था कि अब इसके आगे एक पार्टिकुलर तरीके से ही सारी चीज़ें बताई जाएंगी कहानी में। ये बात जैक को इतना बुरा लगता था, उसका लिमिट बताया है कि वो क्या करता है कि इस कहानी में जब उसको फील होता है कि उसकी बेटी जो का ध्यान कहानी से हट चुका है एक जगह, मतलब वो क्या करने लगी है, वो ग्रांटेड ली है, उसको उसकी बात को ग्रांटेड लिया है, अब लेने लगी अब एक कहानी के एक मोड़ पर। तब जो उसको पसंद नहीं आता है जैक को, और इस हद तक पसंद नहीं आता है कि वो क्या करता है, वहाँ वो कहानी में एक ट्विस्ट ला देता है। अपनी बेटी का जो एक्सपेक्टेशन था ग्रांटेड वाला, उसको दूर करने के लिए वो ट्विस्ट ला देता है और कहानी को अपने हिसाब से एंड करता है, गिविंग इट द फेस दैट ही वॉन्ट्स टू। इस कदर से उसको ये बात पसंद नहीं था कि वो कहानी को बढ़ा देता है उसके चलते, और बढ़ाता है कहाँ कि जब रॉजर स्कंक घर गया अपने अच्छे खुशबू के साथ, तो उसकी मम्मी को उसके रोजेस का खुशबू पसंद नहीं आया। यहाँ से बढ़ाता है वो बात को, और फिर उस तरह से बताता है, कंक्लूड करता है, निष्कर्ष निकालता है जैसा वो चाहता था। और इस बात को करते वक्त, कहानी को एक्सटेंड करते वक्त, वो इस फैक्ट को भी, इस सच्चाई को भी जानबूझ करके भी नज़रअंदाज कर देता है कि उसको अपनी प्रेग्नेंट वाइफ, जो कि पेंट कर रही थी नीचे लकड़ी के फर्नीचर्स को, उसके हेल्प के लिए जाना है। ये भी वो भूल नहीं जाता है, मतलब इसको भी वो नज़रअंदाज कर देता है। इतना बुरा लगता है उसको किसी के चीज़ों को ग्रांटेड लेने से, इतना बुरा लगता है कि कहानी में एक नया मोड़ ला देता है। इतना बुरा लगता है कि वो ये भी भूल जाता है कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ काम कर रही है नीचे और उसको हेल्प करना चाहिए जा कर के। दो अ लविंग पेरेंट, अब देखो ये कंक्लूसिव सेंटेंस है,
बहुत इम्पॉर्टेंट, कि जैक को एक केयरिंग और लविंग पेरेंट बोलेंगे हम, केयरिंग एंड लविंग फादर बोलेंगे हम, कि वो केयरिंग भी था और लविंग भी था, फादर, एज अ फादर भी, एज अ हस्बैंड भी। मगर एक माइंडसेट होता है ना, वो माइंडसेट में उसका गड़बड़ था। यहाँ लिखा हुआ है कि एक लविंग पेरेंट होने के बावजूद he finds it hard to accept the fact, फैक्ट वर्ड दिख रहा है ना, तथ्य, कहीं कहीं सच्चाई, वो एक लविंग पेरेंट होने के बावजूद वो इस सच्चाई को स्वीकार करने में उसको बहुत मुश्किल होती है, एक सच्चाई स्वीकार करने में। और वो सच्चाई क्या था, ये देखो बड़ा सा लिख दिए, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। सच्चाई ये था दैट नाउ जो नाउ हैज़ अ माइंड ऑफ हर ओन, कि अब जो उसकी बेटी 2 साल की नहीं रही, अब 4 साल की हो गई है, और अब उसकी बेटी उसके बोले, उसके माइंड से जो चलते आ रही थी, अब नहीं उसके माइंड से चलेगी। अब उसके बेटी का अपना माइंड भी डेवलप होने लगा है, अपने कंक्लूजन्स, अपने निष्कर्ष, अपना व्यू पॉइंट भी अब उसकी बेटी का हो सकता है, होने लगा है। ये सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था जैक, हालांकि वो एक लविंग पेरेंट था, बस ये सच्चाई वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जो अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसका खुद का दिमाग अब काम करने लगा है और वो सही गलत का निर्णय के लिए फादर पे डिपेंड नहीं है, वो खुद भी निर्णय कर सकती है अब कि क्या सही हो रहा है क्या गलत, जैसा वो निर्णय की थी कहानी के उस पॉइंट से कि मदर मारी विजार्ड को अम्ब्रेला से, ये गलत हुआ, तो अपना दिमाग से उसका अपना निष्कर्ष था ना। नाउ her mind is growing, her thoughts are growing, her understanding towards the world is growing। और ये बात को स्वीकार करने में जैक को थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 2 साल से 2.5 साल से वो कहानियाँ सुना रहा था, और इतने समय तक अगर उसके बोले गए हर बात को जो स्वीकार कर लेती थी, अपना दिमाग नहीं लगाती थी, और अब जब वो दिमाग लगाने लगी है अपना, तो जैक के लिए ये बात अभी स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है कि जो अब बड़ी होते जा रही है और अब उसके पास अपना माइंड है, अपना थिंकिंग है, और वो अब उसके बताए गए हर बात को सही या सच नहीं मानेगी, बल्कि उसको जानना चाहेगी। 10 तरीके अब से अपनाएगी, 10 तरीका अपनाएगी सच को जानने के लिए। तो यहाँ पे ला करके मैंने अपना ये आंसर, फर्स्ट एस्से टाइप आंसर, यहाँ मैंने ख़त्म किया। देख लो 4 या 5 पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ, ये फोर्थ पैराग्राफ, ये फिफ्थ पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ है। पांचों पैराग्राफ्स को रटना नहीं है, पांचों पैराग्राफ्स में जो कीवर्ड्स बताए गए हैं उनको खाली इस्तेमाल करना है। और मैंने कहा कि जैक के कैरेक्टर से, जैक के
स्टोरी टेलर होने के बारे में, इन 2 चीज़ों से और भी कुछ चीज़ों से कोई भी सवाल पूछेगा तो ये जो हमारा 5 पैराग्राफ का आंसर है, ये मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर को सेटिस्फाई कर सकता है। इसको एक ही क्वेश्चन का आंसर मत समझना, मल्टीपल क्वेश्चंस जिसमें यही आंसर सबको सेटिस्फाई करेगा, तो उस हिसाब से लेना और पैराग्राफ वाइज कीवर्ड्स दिमाग में रखना और फिर सेंटेंस बना करके अपने अपने कैपेबिलिटी, अपने अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग तुम उसको लिखोगे। तुमको जो मैक्सिमम मार्क्स है, जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा। तो ये था हमारा पहला एस्से टाइप क्वेश्चन, जैक का कैरेक्टर और जैक एज अ स्टोरी टेलर। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार अच्छे से देख लेना इसको। नेक्स्ट क्लास में दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे हम लॉन्ग टाइप में। थैंक यू।